हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब। तो दोस्तों क्लास 9th की जो साइंस की नई एनसीईआरटी आई है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, उसके चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से, जिस चैप्टर का नाम है सेल। ठीक है, तो पूरा नाम है इसका द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्लास 9th की एनसीईआरटी का ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपकी एनसीईआरटी का सबसे पहला पेज है, एक एक पेज को हम डिकोड करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स में इसकी कवरेज हो सकती है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। बहुत साल के बाद हमारी एनसीईआरटीज़ चेंज हुई हैं 9th क्लास की, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो है इस चैप्टर में हमें डिकोड करनी है, तो आराम से समझेंगे, इतनी बढ़िया तरीके से समझेंगे कि आपके जो स्कूल के एग्जामिनर हैं, हम उनके माइंडसेट को प्रॉपर तरीके से ट्रैप कर सकें, और कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है आपके एग्जामिनेशन में, चाहे फिर आपकी यूटी के एग्जाम्स हो, मिड टर्म हो या फाइनल हो, तो इस लेक्चर के बियॉन्ड जाकर, या जो ये सीरीज़ होगी जिसके मल्टीपल लेक्चर्स होंगे, इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज बाय पेज एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का पहला पेज है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले एक ये पिक्चर गिवन है ना। ये कोई साइंटिस्ट है, यहाँ पर अपने माइक्रोस्कोप की मदद से ये यहाँ पर कुछ स्टडी कर रहा है ना। ये है इसका माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। और यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के सेल्स को स्टडी कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो टेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये साइंटिस्ट यहाँ पर कर क्या रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये सेल्स दिख रहे होंगे, जो कि अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, है ना। यानी कि ये वाला जो सेल है, ये सेकंड सेल से मैच नहीं कर रहा, और सेकंड और जो फर्स्ट सेल है, ये तीसरे वाले सेल से मैच नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये एक प्रकार के, आप इनको मिनिएचर क्रिएचर्स कह सकते हो, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हमें इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होती है, जैसे ये हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इस डायग्राम को, इस इमेज को अच्छी तरीके से डिकोड करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कुछ सैंपल्स को थ्रू अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। आपके स्कूल में बायोलॉजी लैब होगी, वहाँ पर आपने माइक्रोस्कोप जो है वहाँ पर आपने देखा होगा। और क्लास 9th के अंदर आपकी जो टीचर्स हैं, आपको रियल सैंपल्स जो हैं, जैसे प्याज के छिलके के या दही के, उसको ऑब्जर्व करवाएंगे। इवन जो आपके चीक सेल्स होते हैं, टूथपिक लेके मुंह में आपको चीक में बेसिकली उसको पुट करना होता है, सलाइवा उस पर जो भी आता है उसको आप माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे इस साल। ठीक है, ये आपकी टीचर्स आपको स्कूल में अच्छे से करवाएंगी। तो अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं इनसाइड अ सर्कुलर मैग्नीफाइड एरिया। ये सर्कुलर मैग्नीफाइड एरिया किसको बोला जा रहा है? यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है, इसने यहाँ पर एक ऐसा ग्लास लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। कैसा है वो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर? यहाँ पर ऐसे। और इसको जो चीज़ें माइक्रोस्कोप से लेंस के थ्रू दिख रही है, वो ये 3 तरीके के सेल्स को ये साइंटिस्ट जो है ये देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम्स जो हमें गिवन है वो है प्लांट सेल के, बैक्टीरियल सेल के और एनिमल सेल के। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है प्लांट सेल। ठीक है, ये होता है बैक्टीरियल सेल और ये होता है एनिमल सेल। डिटेल तरीके से आगे चलकर हम इनके सारे इंडिविजुअल पार्ट्स को भी स्टडी करेंगे, और इनके अलग अलग सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो चीज़ें होती हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं एक सेल के लिए, उसको भी जानेंगे। आगे बात करते हैं और क्या है इस पिक्चर में जो साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा था। इस इलिस्ट्रेशन से, उस पिक्चर से हमें यह पता लगता है कि सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज के होते हैं, है ना। अब यहाँ पर सेल की फोटो आपको बड़ी दिख रही है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो सेल्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इमेज एक एनलार्ज्ड इमेज की फॉर्म में आपको नजर आएगी। ठीक है, आप उनको जर्नली नेकेड आई से नहीं देख सकते।
नेकेड आई का ये मतलब होता है दोस्तों, जब तक आप किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को जैसे माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करोगे, आप नॉर्मल आईज से या इवन चश्मे के साथ भी आप ऐसे मिनिएचर क्रिएचर्स को, टाइनी क्रिएचर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को स्टडी नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते आप उनको। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये साइंटिस्टों की मदद करता है सेल्स को स्टडी करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। और ये सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आप इनको कह सकते हो, कुछ ऐसे क्रिएचर्स आप इनको कह सकते हो जिसको हम नॉर्मली नेकेड ऐसे नहीं देख सकते। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, तो उसके अंदर एक ही तरीके का सेल होता है, वो एक ही सेल से बना होता है, इसलिए हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ पर ये गिलहरी है, स्क्वेरल है, फिशेस हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर मल्टीपल प्रकार के सेल्स होते हैं और हर एक सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये एनसीईआरटी की फोटो को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं, थिंक ओवर इट। यहां पर आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर ये जो हमारा टेक्स्ट है हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इसको हम एड्रेस करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पर बेसिकली आपके लिए लिख दिए और जो भी हेडिंग्स गिवन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर वही हेडिंग्स मैंने सेम यहाँ पर यूज कर रखी है। तो थिंक ओवर इट का ये जो हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहला सवाल ये है हमारे लिए कि ये जो सेल है ये आते कहाँ से है, ठीक है। सेल बेसिकली कहाँ से आते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, कोई भी एक जो सेल है वो आया कहाँ से है, उसका रूट कहाँ पर है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो कोई भी नए सेल्स होते हैं वो हमेशा फॉर्म होते हैं फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। और इसकी थ्योरी को भी हम जानेंगे कि दुनिया में पहली बार लिविंग क्रिएचर्स कहाँ पर थे, कहाँ से आए, ओरिजिन जो है लाइफ का एक टॉपिक है हमारा, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो सेल होता है, कोई भी नया सेल होता है, वो ऑलरेडी जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसके डिवीजन से आते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल्स जो हैं वो बेसिकली डिवाइड होते हैं ताकि डिवीजन के बाद वो और नए सेल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें। और ये आइडिया आगे चलकर साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करा था। उन्होंने बेसिकली दोस्तों एक थ्योरी दी थी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे चलकर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये देखो, ये एक सेल है ना, ये एक आपको यहां पर दिख रहा है, ये एक सिंगल सेल है। और यहां पर सेल डिवीजन का प्रोसेस होते होते यहां पर आपको डबल सेल्स देखने को मिल रहे हैं, 2 सेल्स देखने को मिल रहे हैं यहां पर आपको, है ना, 2 सेल्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो सेल है इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस के थ्रू देखो अंदर ही अंदर डिवीजन हुआ और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये अलग होने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर आपको नहीं फंसाऊंगा कि मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। चैप्टर धीरे धीरे आगे चलकर जैसे प्रोसीड होगा तो टेक्निकल टर्म्स और पूरे के पूरे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं धीरे धीरे करके हम बेस बनाएंगे, आप सारी चीजें सीख जाओगे। अभी के लिए जो हमें पिक्चर में दिख रहा है नॉर्मली उसको समझते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, हम कोई भी टर्म्स का यूज नहीं करेंगे। एक सेल है, बॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप जैसा, अंदर ही अंदर इसके कोई प्रोसेस हुआ, कोई प्रक्रिया हुई, ये देखो टूटने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो ना, अलग होने की कोशिश कर रहा है। और अलग होते होते जैसे अंदर ही अंदर इसके कुछ पार्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, उससे बेसिकली स्ट्रेच आउट होने की कोशिश कर रहा है कि मैं इससे कैसे ना कैसे करके अलग हो जाऊं। और फाइनली एक स्टेप ऐसा आता है जहां पर ये जो एक सिंगुलर सेल था, यानी कि जो सेल ए था, ये डिवाइड हो गया इनटू ए, हम इसको A1 कह देते हैं और इसको A2 कह देते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल था ऑलरेडी, जैसा कि हमें यहाँ पर बोल रखा है कि सेल्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ये सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसने लेकिन 2 नए सेल बना दिए, ठीक है। और इस थ्योरी को हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। मतलब ये जो सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस है, सबसे पहली बार साइंटिस्टों ने इसके लिए एक दुनिया में थ्योरी दी थी जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो कि थिंक इट ओवर के बॉक्स में गिवन है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो भी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई हैं, जो भी इन्वेंशंस हुई हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप बने, आपके स्कूल में यूज़ करे वाले जो करे जाते हैं जो माइक्रोस्कोप, वो इतने ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप नहीं होते हैं। आगे चलकर ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे जो स्कूल वाले माइक्रोस्कोप होते हैं वैसे उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, और जो एडवांस लेवल के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, और कुछ इमेजिंग टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। तो ये जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई हैं, जो इन्वेंशंस हुई हैं, कैसे उसने हमारी नॉलेज को बूस्टअप करा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके कि उन चीज़ों के लिए जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारी हेल्प करी उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए। जैसे मतलब मान लो अगर टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं होती कोई भी, ये माइक्रोस्कोप जैसी, मैं ये सोचता कि नॉर्मल मेरा ये हाथ है, ये इस पर स्किन है, अगर मैं इस पर पेन मारूंगा तो खून निकलने लग जाएगा। लेकिन उसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस ने, उन्हीं इन्वेंशंस ने मुझे ये बताया कि कैसे अगर मैं अपनी स्किन की लेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर स्टडी करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए नेकेड आई से नहीं देख सकता। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी आगे चलकर बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ों को हम नेकेड आई से देख पाते हैं और कुछ चीज़ों को नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। आपका आंसर होगा कि सर हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी आंखों के अंदर इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसके बियॉन्ड भी इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि हमारे आइज़ की बेसिकली एक लिमिटेशन होती है जो कि रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन उसको हम और इंटरेस्टिंग वे में जानेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आइज जो हैं वो बहुत छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनको नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे यहां पर आपको किसी की आंखें दिख रही हैं। ठीक है दोस्तों, 500 रुपये दूंगा मैं आपको, 500 रुपये। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये किसकी आंखें हैं, कौन है ये कन्या, कौन है ये मॉडल, कौन है ये एक्ट्रेस। आपको 500 रुपीज़ का इनाम मिलेगा मेरी तरफ से। जिसने सही आंसर दिया इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अपना यूपीआई नंबर या जो आईडी है वो मुझे बता देना। मैं 500 रुपये पेटीएम करवा दूंगा आपको, फ़ोनपे से सेंड कर दूंगा, किसी से भी पक्का सेंड करूंगा अगर इसका राइट आंसर अगर मेरे पास आ गया तो कि ये किसकी आंखें हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन है, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनकी आइज़ की बेसिकली एक लिमिटेशन होती है कि वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को और सेल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारी लिमिटेशन है आइज़ की रेजोल्यूशन की, या फिर आप एक और चीज़ कह सकते हो उसके लिए, हम आगे चल के पढ़ेंगे उसको, मैग्नीफिकेशन। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैग्नीफाई करके नहीं देख सकते हैं, उस फंडे को बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि कैसे टेक्नोलॉजीज जो इन्वेंट हुई हैं उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दिया है उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को परखने के लिए जिसको हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया में आगे चल के डेवलप हुए, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जैसे यहां पर ये जो माइक्रोस्कोप देख रहे थे, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप है जो कि लेबोरेटरीज वगैरह में नॉर्मली यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है। इस वाले माइक्रोस्कोप को हम लोग बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। याद रखना, आगे चलकर आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट क्यों बोलते हैं? देख तो पाता है ये वाला माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ को कितना आप देख सकते हो, आपके फ़ोन के कैमरा होते हैं जैसे, है ना, आप 10x जूम कर सकते हो, 50x जूम कर सकते हो, 100x जूम कर सकते हो। तो इसके रेजोल्यूशन की बेसिकली एक लिमिट होती है। अब ऐसा भी होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, साइज में बैक्टीरिया ज़्यादा बड़े होते हैं या फिर वायरस ज़्यादा बड़े होते हैं? कमेंट करके मुझे बताओ सबसे पहले, बैक्टीरिया ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में कि वायरस ज़्यादा बड़े होते हैं? तो आंसर है दोस्तों इसका, बैक्टीरिया जो है उनका साइज वायरस के कंपैरिजन में बड़ा होता है। यानी कि अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करूंगा, हो सकता है मेरा माइक्रोस्कोप इतना ज़्यादा मैग्नीफाई ना कर सके इमेज को वायरस की, जितनी डिटेल्ड मैनर में जितना मैं बैक्टीरिया को स्टडी कर आया हूँ, और मैं वायरस को अगर स्टडी करने लग जाऊँ तो
मेरे माइक्रोस्कोप की एक लिमिटेशन ये आ जाए कि वो ज़्यादा जूम ना कर सके उसके फोटो को, तो मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है ऐसी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हो सकता है फेल हो जाए। तो इससे ज़्यादा जो पावरफुल जो माइक्रोस्कोप होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां पर आप देखो, ये है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहां पर जो भी हम इस माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, उसका मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कुछ माइक्रोस्कोप में ऐसी स्क्रीन्स लगा दो कि जो भी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो वो सामने स्क्रीन पर आ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपको किसी चीज़ की स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो आपने पहले वहाँ पर देखा फिर आप नोट्स बना रहे हो, फिर आपने वहाँ पर देखा फिर आप नोट्स बना रहे हो। तो आजकल क्या होने लगा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के साथ ना कुछ इमेजिंग टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। ऐसे वाले माइक्रोस्कोप को वैसे आप इमेजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मॉनिटर या फिर एक स्क्रीन लगा दी जाती है, जैसे हमारी टीवी होती है, हमारी कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन होती है, ताकि आपने एक बार के लिए रेजोल्यूशन करते हुए, जैसे वायरस को आप स्टडी कर रहे हो, आपने रेजोल्यूशन करते 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 एक जगह पर उसको स्टक कर दिया। अब आपका रेजोल्यूशन रुक गया। अब आप उस माइक्रोस्कोप से अपनी आंखें हटा लो, आराम से स्क्रीन मॉनिटर की तरफ देखो और डिटेल्ड मैनर में जो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। ये इसकी हेल्प होती है। तो आप देख रहे हो ना, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती हैं, जो इन्वेंशंस दुनिया में हुई हैं, वो कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती हैं कि उन चीज़ों को हम समझ सकें जिसको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो इन सब चीज़ों ने साइंटिस्टों की मदद करी है पिछले कुछ सेंचुरी से होते हुए अभी तक के ज़माने में, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सकें सेल्स को, बैक्टीरिया को, टिश्यूज़ को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिनको हम ऑब्वियसली बातें नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक प्लेट है जिस पे कुछ बैक्टीरिया या वायरस वगैरह लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप फेल हो जाएगा तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर ऐसा माइक्रोस्कोप जहाँ पर हम इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बार के लिए रेजोल्यूशन सेट करेंगे स्क्रीन पे, फिर उसको स्टडी करेंगे। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। इंटरवेंशन का मतलब दोस्तों कंफ्यूज मत होना, इंटरवेंशन का मतलब होता है इन्वेंशन। मैंने एज इट इज वर्डिंग दोस्तों इसलिए डाल रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी के बियॉन्ड ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एनसीईआरटी का टेक्स्ट को मैंने चेंज नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट वही है। एक्सप्लेनेशन आपको मेरी साइड से मिल जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इजी मैनर में मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं होती अगर हमारे पास, ठीक है, तो हम सेल्स के बारे में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते। ये राज हमसे छुपा ही रह जाता कि इंसान जो है कुछ खाने के बाद बीमार क्यों पड़ रहा है, हमने ऐसा क्या सड़ी हुई चीज़ खा ली कि जिससे हमें वॉमिटिंग आने लगी, हमारा पेट खराब हो गया, हमें लूज मोशंस लग गए। तो ये सब चीज़ों को हम स्टडी कर पाए हैं, समझ पाए हैं ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, ठीक है। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है थिंक इट ओवर के बॉक्स में तीसरा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन टोटल पूछे गए। तीसरा क्वेश्चन है हाउ इज द सेल, कैसे सेल को हम बोलते हैं कि वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है और दूसरा एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दोनों चीज़ों में दोस्तों फर्क है और दोनों चीज़ों की मैंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लगा रखी है। स्ट्रक्चरल यूनिट का ये मतलब होता है कि बेसिकली जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर होता है ना, कि जैसे ये मेरी हाइट है, ये मेरी बॉडी का बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इतने मेरे हाथ की लेंथ है, इतनी मेरी हाइट है, ये पूरा मेरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स का एक स्ट्रक्चर होता है। छोटे 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 जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स हैं मान लो, ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये ऐसे होते हुए एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, इसलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इसके अलावा सेल हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस भी तो परफॉर्म करते हैं। मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करके रखना, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके रखना, मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो मेरा रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, एसिमिलेशन का प्रोसेस है,
रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको भी तो सेल्स, अलग अलग जो सेल्स होते हैं वो कैरी आउट करते हैं। तो क्योंकि वो मेरी बॉडी में फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं सेल को बोलूंगा कि वो सेल स्ट्रक्चर देने के अलावा, क्योंकि मेरी बॉडी में फंक्शंस को भी परफॉर्म करवाने में वो मदद कर रहा है, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ओके, तो सेल्स जो है, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है। सेल जो है सबसे पहले उनको बोला गया है स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर चाहे आप इंसानों की बात कर लो, जानवरों की बात कर लो या पेड़ पौधों की बात कर लो, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो सेल से बने होते हैं। कुछ जो होते हैं वो एक ही सेल से बने हैं, कुछ जो है वो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर जितनी भी इमेजेस आपको दिख रही है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एमीबा यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, प्लांट्स जो हैं वो बने होते हैं प्लांट सेल से, एनिमल्स बने होते हैं एनिमल सेल से, और बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो अपने आप में एक सेल का काम करता है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर अगर आप पत्तियों को बिल्कुल जूम करके देखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप स्टडी करोगे, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यानी कि वो है प्लांट सेल। तो प्लांट्स बने प्लांट सेल से, एनिमल्स बने हैं एनिमल सेल से, और जैसे अगर आप बात करो बैक्टीरिया की, जैसे यहाँ पर एक इमेज है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इनके अंदर कितने सेल होंगे? इनके अंदर एक ही सेल होता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक अपने आप में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो हो गया कि सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद हमें दूसरा पार्ट भी इसका एड्रेस करना है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल कैसे हैं। तो जो सेल्स हैं बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देते हैं, उसकी बॉडी को, है ना, शेप देने का काम करते हैं। बेसिकली बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, यानी कि उसको शेप देने का काम करते हैं सेल्स। अब दूसरे पार्ट को इसको एड्रेस करते हैं कि सेल कैसे बोले गए हैं, क्यों हम सेल को मानते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि एक इंडिविजुअल की बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं, जो भी फंक्शंस कैरी आउट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, सांस लेना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, खाना वगैरह बाहर निकलना थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जो कि रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म के साथ, और हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे शरीर में जाते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं। अच्छा खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, बुरी चीज़ें खाएंगे तो हम अनहेल्दी रहेंगे, वो है न्यूट्रिशन। तो ये जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ये सारी चीज़ें सेल के अंदर ही होती हैं। अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में, प्लांट्स के शरीर में, जानवरों के शरीर में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शरीर में कौन काम करता है? ये सेल काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन को कैरी आउट करना, न्यूट्रिशन को, एक्सक्रीशन को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अब जैसे दोस्तों ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जब हम पैदा होते हैं, जैसे मतलब मान लो मैं छोटा सा मम्मा की जब मैं अपनी गोद में था, तो मेरी उंगलियां शुरू से पैदा होने के साथ ही माँ की कोख से इतनी बड़ी थोड़ी ना निकली थी, इतना बड़ा शरीर थोड़ी ना मेरा पैदा हुआ था, छोटू सा था मैं। ठीक है, छोटी छोटी उंगलियां थी मेरी, छोटे छोटे हाथ थे। तो ये इनका साइज बढ़ता कैसे चला गया? क्योंकि सेल की ग्रोथ होती चली गई, तो वो मेरी हाइट को बढ़ाते चले गए, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को खींचते चले गए, और मेरी जो छोटी छोटी इतनी इतनी सी उंगलियां थी, इतना बड़ा मेरा हाथ था, तो इतनी बड़ी हथेली हो गई और इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां हो गई। एक टाइम के बाद ये वाली ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रोथ हुई है मेरी इतने से लेकर इतने बड़े शरीर तक, ये सेल की ग्रोथ की वजह से, सेल के मल्टीप्लाई होने की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से हुई है। ठीक है, तो यानी कि सेल ने काम तो करा है मेरे लाइफ प्रोसेसेस को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए कि इतने बड़े इंडिविजुअल से, ऑर्गेनिज्म से मुझे इतना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली हमारे लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो भी जीवन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक गाय है, ठीक है, तो ये जो काऊ है इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू मिल रहा है? इसको सेल के थ्रू, यानी कि मल्टीपल सेल जो है मिलकर, उसके मल्टीपल सेल के कॉम्बिनेशन की वजह से इसको एक स्ट्रक्चर अपना मिल रहा है। और ये जो भी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करेगी ये गाय,
इसके अंदर जो भी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट होंगे, जैसे इसका दिल धड़क रहा है, ये सांसें ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है और CO2 छोड़ रही है, चारा खा रही है, ये चारा जाके इसके पेट में जाएगा, ये पचेगा, उसके बाद ये गोबर करेगी, एक्सक्रीशन करेगी। ये सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में इसके शरीर के अंदर मदद कौन कर रहा है? सारे के सारे सेल्स। अलग अलग सेल्स के अलग अलग काम होंगे इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट में, क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि सेल जो है वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये इसके बारे में हमने पहले ही जान लिया, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ना। एक जो सेल है मैंने आपको दिखाया था, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, इसको सेल थ्योरी जो है वो डिफाइन करती है दुनिया में। तो हर एक जो सेल है वो टूटता है, ठीक है, और उससे नए नए सेल्स जो हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं। तो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करते हैं। एक जो पेरेंट सेल होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड कर जाता है। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं। एक पेरेंट सेल डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म अ न्यू डॉटर सेल, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है, सेल डिवीजन का जो पूरा प्रोसेस है ये हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में। ग्रोथ का एग्जांपल अभी देकर मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है मैं पैदा हुआ था और इतनी बड़ी मेरी ग्रोथ हो गई, बॉडी के पार्ट जो है वो स्ट्रेच आउट हो गए, ठीक है, हाइट बढ़ गई, उंगलियों का साइज बढ़ गया। ये सब कुछ सेल की ग्रोथ की वजह से हुआ। जब हमें कहीं चोट लग जाती है या ब्लड लॉस हो जाता है हमें हमारा, या फिर हमें कोई कमजोरी होती है, तो सेल्स जो हैं पुराने वाले मरते हैं, लेकिन उसकी जगह पर नए सेल्स क्रिएट भी होते हैं, तो हमारी बॉडी के रिपेयर में भी मदद करते हैं सेल्स। और तीसरा, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं सेल्स, है ना, यानी कि नए जीव जंतुओं को बनाने में भी योगदान होता है सेल्स का। अब एक थ्योरी डिस्कस करते हैं दोस्तों कि इस पृथ्वी पर लाइफ जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कहां पर हुई, दुनिया के सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली वो पनप रहे थे, वो पैदा हो रहे थे, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, साइंटिस्टों का क्या कहना है और दुनिया में अलग अलग थ्योरीज इसके ऊपर क्या है, समझते हैं इस चीज को। तो देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक बात बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। देखो 100% पुख्ता सबूत इस चीज का कुछ भी नहीं है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया। ये डिबेट एंड डिस्कशन अभी तक चलती रहती है। जैसे वही एक चीज, एक थ्योरी है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, है ना। अगर मुर्गी पहले आ गई तो मुर्गी बिना अंडे के तो हो ही नहीं सकती है, और अगर अंडा पहले आया तो अंडा मुर्गी के शरीर से ही बाहर निकलता है। तो अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, ठीक है। सिमिलरली लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी बेसिकली ये मानती है कि जिस चीज़ के ऊपर मतलब मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी एग्री करते हैं, उनका ये मानना है कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई वाटर के अंदर। यानी कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कहीं पर दुनिया में आए तो साइंटिस्टों का ये मानना है, मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो पानी के अंदर पनप रहे थे, पानी के अंदर ग्रो हो रहे थे। सबसे पहले वो पानी के अंदर ही ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे, सबसे पहले पृथ्वी पर जो जीव जंतु जो थे वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप हुए, है ना। देखो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है यानी कि एनी एनवायरनमेंट रिलेटेड टू वाटर। लैंड वाले को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल और एयर वाले को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक या फिर एरियल। तो पानी के अंदर सबसे पहले जीव जंतु डेवलप हुए। अब कौन से पानी में हुए? क्या सीज में हुए, रिवर्स में हुए, ओशंस में हुए, पॉन्ड में हुए, कहां पर हुए? तो कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है, वो ये मानते हैं कि लाइफ जो है पृथ्वी पर, जो सबसे पहले लाइफ है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है, वो ओरिजिनेट हुई सबसे पहले छोटे छोटे वाटर पूल्स में। इस तरीके के वाटर पूल मतलब नेचुरल वाटर पूल की यहां पर बात हो रही है, स्विमिंग पूल की बात नहीं हो रही है। वाटर पूल का यहां पर यह मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां पर पानी इकट्ठा हो गया, छोटा सा कोई गड्ढा हो सकता है, वो कोई पॉन्ड हो सकता है, खेतों में जैसे पानी भर जाता है, तो ऐसे छोटे से वाटर पूल के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है, ठीक है। और अर्थ पर उस टाइम पर शुरू में एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही थी। साइंटिस्ट ये मानते हैं, कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि लाइफ जो दुनिया में सबसे पहले ओरिजिनेट हुई पृथ्वी पर, वो बड़े बड़े ओशंस में ओरिजिनेट नहीं हुई, वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई छोटे छोटे वाटर पूल्स के अंदर। अब इन वाटर पूल्स के अंदर हुआ क्या, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ध्यान से समझना। देखो
अर्थ जो है शुरू में बहुत गर्म प्लैनेट था। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। लगभग 3.5 टू 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारा जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुआ। तब वो एक हॉट गैसियस प्लैनेट था। अर्थ ठंडा हो रहा था। धीरे धीरे कर बहुत सालों की बारिश के बाद जब ऐसे वाटर पूल्स में पानी इकट्ठा हुआ और अर्थ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती चली जा रही थी। जैसे आप सुनते होंगे हिस्ट्री में कि पहले आइस एज थी, फिर वार्म एज आई, है ना, और अभी हम वार्म एज के अंदर ही हैं। तो जब ये एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही थी तो इस प्रकार के पानी में हुए कुछ केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये जो मैंने डायग्राम लगा रखे हैं सिंबलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। पानी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुए तो इन जो अर्थ पे जो कंडीशन चेंज हो रही थी, इन चेंजिंग कंडीशंस की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे थे उसने, साइंटिस्ट ये मानते हैं, देखो पुख्ता सबूत 100% सबूत किसी बात का नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है इन केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेसेस के थ्रू, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो रही थी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही थी, दुनिया आइस एज से वार्म एज की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से लाइफ जो है अर्थ पर प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब आगे जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है हॉट स्प्रिंग का टॉपिक। यानी कि साइंटिस्ट ये बोलेंगे कि जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है, मैंने आपको बताया ना शुरू में अर्थ एक गैशियस हॉट जाइंट था, ठीक है, और वो गैशियस तो नहीं मतलब पूरी तरीके से, लेकिन वो गर्म बहुत था काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सालों के बाद, लाखों करोड़ों साल के बाद वो ठंडा हुआ। तो वो एक हॉट गैस था, हॉट गैशियस प्लैनेट था। यहाँ पर शुरू में अर्थ पर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। अब एक बैक्टीरिया होता है जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इस प्रकार के पानी वाली कंडीशंस के अंदर जहाँ पर बहुत गर्म उबलता हुआ पानी होता है वहाँ पर वो सर्वाइव कर लेता है वो बैक्टीरिया। तो हमें ये चैप्टर अब बताएगा एक ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म के बारे में जिसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स की दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आसपास अगर बर्फीले इलाके भी हों तब भी यहाँ से जो पानी निकलता है, अगर आप किसी चीज़ को हॉट स्प्रिंग कह रहे हो ज्योग्राफी के अंदर, तो वहाँ पर पानी गर्म निकलता है। इसमें कुछ मिनरल प्रॉपर्टीज़ होती है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो आसपास का अगर वातावरण बहुत ठंडा भी है, पानी यहाँ से गर्म निकलता है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अर्थ के निचले हिस्से से लेना देना होता है, जहाँ पर मैग्मा होता है, उधर से गर्म होते होते जो कोई गर्म रॉक्स होती हैं वो इस ठंडे बर्फीले पानी को बॉइलिंग वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी हमें बताएगी लद्दाख के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत फेमस हॉट स्प्रिंग जो कि लोकेटेड है इन पूगा वैली। पूगा वैली कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। और यहाँ पर आप जैसा कि इसको देख सकते हो, ये है एक आपका हॉट स्प्रिंग। ओके, डिटेल तरीके से इसको समझेंगे तो लाइफ के ओरिजिन के बारे में हम और समझते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जो हैं वो एग्जाम्पल है इस तरीके के एनवायरनमेंट का, यानी कि अर्थ पर जब शुरू में कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम थी और हार्श थी, वहाँ पर भी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इतनी एक्सट्रीम और हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, हॉट स्प्रिंग इसका एक एग्जांपल है। हॉट स्प्रिंग के अंदर जो पानी है वो खौलता हुआ पानी है। जनरली जब भी कोई गर्म चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशली वाटर के बारे में, 99% जो चीज़ें होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वहाँ पर मर जाती हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सर्वाइव कर भी रहे हैं तो उनकी सर्वाइविंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा टाइम की नहीं होती है। तो इंडिया के अंदर जो हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं इन द पूगा वैली कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लद्दाख के अंदर। वो बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर। अब लद्दाख दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वो बहुत ठंडी होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक जोग्राफिकल फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है हॉट स्प्रिंग, तो वहाँ का पानी गर्म होता है। और वो कितना गर्म होता है, यहाँ पर पूगा वैली का पानी बेसिकली कितना गर्म है हॉट स्प्रिंग के अंदर? इट इज़ नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सब्जियाँ उबाल लो अब आप आपस में ये अगर उसके अंदर पानी को यूज़ करके, तो यहाँ पर ये जो हॉट स्प्रिंग है
ये जनरली नॉर्मल हॉट स्प्रिंग होते हैं, और जो पुगा वैली के अंदर हॉट स्प्रिंग है उसका जो टेम्परेचर है इट इज नियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया इतना गर्म है उसका पानी। आसपास का कंडीशन देख रहे हो कितनी, मतलब ठंडे पहाड़ है, वहाँ पर ठंडा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, लेकिन जो पानी है वो खौलता हुआ है कि आप सब्जियां उबाल सकते हो, उसके अंदर खाना बना सकते हो। अगर आप किसी के साथ गए तो आपस में खाना खा सकते हो उसको उबाल कर। तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ये बिल्कुल मिलती जुलती कंडीशंस हैं जैसे अर्ली अर्थ पर कंडीशंस थी लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ पर उस टाइम पर कंडीशंस कैसी थी? ये कंडीशंस भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम थी और हार्श थी। तो यहां पर एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाह रही है? हमें यह बताया जा रहा है कि उस टाइम पर जब अर्थ ओरिजिनेट हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट था। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अर्थ पर काफी ज्यादा हार्श थी, और जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स थे, प्रिमिटिव का मतलब होता है दोस्तों अर्ली लाइफ फॉर्म्स, यानी कि सबसे पहले कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई सेल, कुछ तो आया होगा ना दुनिया में, तभी तो हम लोग आए, तभी तो प्लांट्स आए, तभी तो एनिमल्स आए। तो वो ओरिजिनेट हुई ऐसे कंडीशंस में। ओरिजिनेट तो पक्का हुई होगी बिकॉज अर्थ जो है जब तक ठंडा होता उसके बाद भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर स्टडी कर रखा है कि जिनका ओरिजिन जो है वो बहुत पुराना है, और हम ये कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी का ये मानना है कि वो ऐसे हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाए होंगे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज भी इस प्रकार के हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, और हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि जब अर्थ काफ़ी ज़्यादा गर्म प्लैनेट था, कंडीशंस हार्श थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी कि कोई भी लाइफ फॉर्म जो है वो अर्थ पर ओरिजिनेट हो सके, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि वहाँ पर पनपा, और कुछ और भी होंगे जो आगे चलकर बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सके होंगे। तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाने वाले जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया दोस्तों इनको इसलिए कहा जाता है, नाम पहले आप देख लो, इनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। ठीक है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्मोफाइल्स हीट लविंग बैक्टीरिया हैं जो कि इस प्रकार के हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और अर्थ पर जब कंडीशंस हार्श थी तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली पाए गए होंगे अर्थ पर, और इनके बारे में जब स्टडी करी साइंटिस्टों ने तो इनको ये देखा गया कि इनका जो ओरिजिन का जो रूट है वो बहुत साल पुराना है। तो ये जो थर्मोफाइल्स हैं ये हीट लविंग बैक्टीरिया है। हीट लविंग से कहने का ये मतलब है इनके अंदर गर्मी को टॉलरेट करने की एबिलिटी, जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों हॉट स्प्रिंग्स के बारे में और थर्मोफाइल्स के बारे में और आगे के टॉपिक्स के बारे में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।